नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं कॉमर्स का व्यवसाय अध्ययन का एक प्रकरण अभिप्रेरणा की विचारधाराएं जो अपनी चल रही है उसमें अगली विचारधारा मैकग्रेगर की एक्स एवं वाई विचारधारा पर चर्चा करेंगे। इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आइए हम मैकग्रेगर का परिचय जान लेते हैं। इनका पूरा नाम है डगलस मैकग्रेगर। डगलस मैकग्रेगर इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 6 सितंबर 1906 को 6 सितंबर 1906 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1 अक्टूबर 1964 में हुई। ध्यान दीजिएगा, पैसे से ये लेखक भी रहे हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं और मनोवैज्ञानिक भी रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो डगलस मैकग्रेगर है ये अब्राहम मास्लो, जो हमने आवश्यकता क्रम वाला जो विचारधारा पढ़ी थी, उनके शिष्य रहे हैं, उनके स्टूडेंट रहे हैं डगलस मैकग्रेगर। और बाद में इन्होंने आगे चलकर लेखक रहे, मनोवैज्ञानिक बने, प्रोफेसर भी रहे और इन्होंने भारत में भी कलकत्ता में अध्यापन कार्य करवाया है। आइए हम जानते हैं इनके बारे में। इन्होंने जो ये विचारधारा प्रस्तुत की 1960 में उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज में इन्होंने एक्स एवं वाई विचारधारा का प्रतिपादन किया। एक्स और वाई विचारधारा हम पढ़ेंगे। इससे पहले सामान्य सा सिंपल सा आपको परिचय दे देते हैं दोनों का। देखिए, एक्स विचारधारा और वाई विचारधारा। एक्स विचारधारा ये मानकर चलती है कि संस्था में कार्य करने वाले जो कर्मचारी है वो नकारात्मक दृष्टिकोण वाले होते हैं। नकारात्मक दृष्टिकोण मानकर ये चलती है। और वाई विचारधारा इसके विपरीत कर्मचारियों को सकारात्मक दृष्टिकोण वाला मानकर चलती है। तो इस तरह से इन्होंने व्यक्ति को वर्गीकृत कर दिया। कार्य करने वाले कर्मचारियों को दो भागों में वर्गीकृत किया है, एक एक्स विचारधारा वाले और दूसरे वाई विचारधारा वाले। आइए हम इनको पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम अपनी है एक्स विचारधारा, मैकग्रेगर की एक्स विचारधारा। सुनिएगा, यह विचारधारा कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। देखो, नकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि वो मानकर चलती है कि कर्मचारी कार्य में रुचि नहीं लेते हैं, बल्कि वो आलसी होते हैं, कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, मतलब कि उनसे जबरदस्ती कार्य करवाना होता है। तो ये कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है और यह मनुष्य को नियंत्रित रखने पर बल देती है। इस विचारधारा की मान्यता है कि मनुष्य स्वतः नियंत्रित नहीं होता है। एक संगठन में उनसे कार्य करवाने के लिए उनको नियंत्रित रखना पड़ता है, तो नियंत्रित रखने पर बल देती है। तो एक बार फिर से, एक्स विचारधारा, यह विचारधारा कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है और यह मनुष्य को नियंत्रित रखने पर बल देती है। देखिए, जो एक्स विचारधारा है, ये एक्स विचारधारा में किन किन बातों पर बल दिया गया है, किस तरह से इसको समझाया गया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रथम, एक औसत कर्मचारी। औसत कर्मचारी इसलिए लिखा है कि सभी एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ कर्मचारी अपनी वाई विचारधारा के भी आएंगे, इसलिए लिखा है एक औसत कर्मचारी स्वभावतः आलसी होता है। एक कर्मचारी जो दूसरे के संगठन में कार्य कर रहा है, अपनी प्रवीण सेवाएं दे रहा है, बदले में उसको वेतन मिल रहा है, तो स्वभावतः वह आलसी होता है। एक्स विचारधारा का मानना है, वो नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, इसलिए ये मानकर चलती है कि एक औसत कर्मचारी स्वभावतः आलसी होता है और वह कम से कम काम करना चाहता है, अर्थात ये काम को बोझ समझते हैं, काम को बोझ समझते हैं और उससे बचना चाहते हैं, कार्य से बचना चाहते हैं, आलसी होते हैं। दूसरी इसकी मान्यता है, ये लोग उत्तरदायित्वों से दूर रहना पसंद करते हैं। उत्तरदायित्व स्वीकार करना पसंद नहीं करते, बल्कि उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। एक होते हैं व्यक्ति जो उत्तरदायित्व आगे चलकर पहल करते हैं, उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं, लेकिन एक्स विचारधारा वाले जो लोग हैं, ये लोग उत्तरदायित्व से दूर रहना पसंद करते हैं, मतलब बचना चाहते हैं। अगर जबरदस्ती इनको दिया जाए तो ये फिर ना अपने बिना मन के उस कार्य को करेंगे जिससे संस्था को हित नहीं होगा, तो ये लोग उत्तरदायित्व से दूर रहना पसंद करते हैं। तीसरा, ये परिवर्तनों का विरोध करते हैं। परिवर्तनों का विरोध इसलिए करते हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं एक भय होता है कि अगर हम परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाए
तो कहीं संस्था से हमें निकाल न दिया जाए, इसलिए ये परिवर्तनों का विरोध करते हैं एवं जो पुरानी या परंपरागत विधियां हैं उन विधियों से ही कार्य करना पसंद करते हैं। चौथा है, ये सामान्यतः महत्वाकांक्षी नहीं होते। महत्वाकांक्षी मतलब है कि ना सृजनात्मकता का भाव होना, सृजनात्मकता इनमें पाई नहीं जाती। इनको जो तरीका जिस तरह से बताया जाता है उस पुराने तरीके से कार्य करना पसंद करते हैं और अपनी तरफ से कुछ सृजनात्मक प्रयास नहीं करते, ये इनसे बचना चाहते हैं। अतः ये सामान्यतः महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं, इनमें सृजनात्मकशीलता का अभाव होता है। पांचवा, कर्मचारी स्वार्थी होता है। स्वार्थी होना यानी कि केवल और केवल अपना स्वार्थ देखना, ये उसी कार्य को करना पसंद करते हैं जिसमें इनका निजी स्वार्थ शामिल होता है, तो ये स्वार्थी होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये आत्म केंद्रित होते हैं। आत्म केंद्रित, केवल खुद के बारे में ही सोचते हैं। संस्था से इनका लगाव बहुत कम होता है। संस्था से यानी कि समझते नहीं है कि संस्था को फायदा होगा तो हमें भी फायदा होगा, ये केवल अपने फायदे की ही सोचते हैं, संस्था के हित को ये प्राथमिकता नहीं देते। तो ये आत्म केंद्रित या स्वार्थी होते हैं एवं संस्था से इनका लगाव बहुत कम होता है। छठा है, इनसे कार्य करवाने के लिए प्रबंधकों को दंड, भय, प्रताड़ना आदि जो शक्तियां हैं उनका उपयोग करना होता है। इन शक्तियों का प्रयोग करके ये जबरदस्ती इनसे काम करवाते हैं, यानी कि काम करवाने के लिए उन्हें दंड, भय, अब जैसे हम इसका उदाहरण ले सकते हैं कि अगर काम नहीं करेंगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा या वेतन में कटौती की जाएगी, इस तरह की जो चीजें हैं वो इसमें आती है। तो इनसे कार्य करवाने के लिए इनको भय दिखाना होता है, दंड देना पड़ता है या इन्हें प्रताड़ित करना पड़ता है, आदि शक्तियों का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण इनसे काम करवाया जाता है जबरदस्ती। और सातवां, ये कर्मचारी आर्थिक एवं वित्तीय लाभों के लिए कार्य करते हैं। ये कर्मचारी आर्थिक एवं वित्तीय लाभों के लिए कार्य करते हैं। ये आर्थिक और वित्तीय लाभ को ही प्राथमिकता देते हैं, अन्य दूसरे जो लाभ जिस तरह से मास्लो ने बताए थे, व्यक्ति की आवश्यकता कई प्रकार की होती है, तो उसमें कुछ हमने पढ़ी थी, आर्थिक और गैर आर्थिक के बारे में भी हमने पढ़ा था। लेकिन ये जो कर्मचारी है विचारधारा वाले, ये केवल आर्थिक एवं वित्तीय लाभों के लिए ही कार्य करते हैं, अन्य जैसे कि पद है, मान सम्मान है, इन सब चीजों से परे रहते हैं, इनसे इनका कोई सरोकार नहीं है। तो ये कर्मचारी आर्थिक एवं वित्तीय लाभों के लिए कार्य करते हैं। एक बार फिर से इस विचारधारा में आपको पुनः प्रस्तुत कर दूं। एक औसत कर्मचारी स्वभाव का आलसी होता है, ये लोग उत्तरदायित्वों से दूर रहना पसंद करते हैं, ये परिवर्तनों का विरोध करते हैं एवं परंपरागत विधियों से कार्य करना पसंद करते हैं। चौथा है, ये सामान्यतः महत्वाकांक्षी नहीं होते और इनमें सृजनात्मकता का अभाव होता है। कर्मचारी स्वार्थी होता है एवं संस्था से इनका लगाव बहुत कम होता है। छठा, इनसे कार्य करवाने के लिए प्रबंधकों को दंड, भय, प्रताड़ना का उपयोग करना होता है। सातवां, ये कर्मचारी आर्थिक एवं वित्तीय लाभों के लिए कार्य करते हैं। अब हम आगे मैकग्रेगर की वाई विचारधारा का अध्ययन करेंगे। वाई विचारधारा एक्स विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। अभी हमने इससे पहले एक्स विचारधारा पढ़ी थी जिसका हमने ये सुना था कि यह नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जबकि वाई विचारधारा को आप पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है यह विचारधारा बिल्कुल एक्स विचारधारा के विपरीत है। यह मानवीय संसाधनों या व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। सकारात्मक यह मान के चलती है कि व्यक्ति कार्य के लिए आतुर होता है, काम करना पसंद करता है। तो आइए हम इसके संदर्भ में जो मान्यताएं हैं इसको समझेंगे। वाई विचारधारा की मान्यता है कि कर्मचारी कार्य को स्वाभाविक एवं सहज क्रिया मानते हैं, मतलब कि कार्य जब उनको मिलता है तो उससे परेशान नहीं होते हैं, सहज क्रिया मानते हुए उस कार्य को प्रसन्नता पूर्वक करते हैं और कार्य को वो एकदम सकारात्मक रूप में लेते हैं कि हमें इस कार्य को करने से अपने संगठन को जो लाभ होगा उससे आगे चलकर हमारे भी जो व्यक्तिगत हित है उनकी भी पूर्ति होगी। तो ये कर्मचारी कार्य को स्वाभाविक और साथ ही साथ सहज यानी कि सरल क्रिया मानते हैं, उस पर अपना बर्डन नहीं मानते क्रियाओं का। आगे है दूसरा, ये नवीन विधियों एवं परिवर्तनों का स्वागत करते हैं। एक्स विचारधारा में आपने पढ़ा था कि एक्स विचारधारा के कर्मचारी परिवर्तनों का विरोध करते हैं, जबकि वाई विचारधारा में जो कर्मचारी होते हैं वे नवीन विधियों और परिवर्तनों का स्वागत करते हैं, इसलिए ताकि
वो अपने आप को और अधिक विकसित कर पाए और अधिक अच्छे से काम कर पाए। उन्हें पता है कि नवीन तकनीकों, नई विधियों को अपनाने से न केवल संगठन को ही लाभ होगा, अपितु आगे चलकर उन तकनीकों से काम करने के कारण उनकी भी समाज में प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी। तीसरा है, ये महत्वाकांक्षी होते हैं यानी कि सृजनात्मक होते हैं तथा उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं, उससे बचते नहीं है, उत्तरदायित्व से भागते नहीं है, पहल करके आगे आकर उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं और अधिक कार्य करने के लिए स्वतः ही प्रेरित होते हैं। तो इनमें सृजनशीलता होती है। ये कर्मचारी कल्पनाशील भी होते हैं, अपनी नवीन नवीन सोच, कल्पनाओं के आधार पर नए नए विचार प्रस्तुत करते हैं, नए तरीके ईजाद करते हैं कार्य करने के लिए। तो ये कर्मचारी कल्पनाशील एवं सृजनशील होते हैं। पांचवा, ये स्वप्रेरित होते हैं एवं स्वनियंत्रित होते हैं। स्वप्रेरित कार्य करने के लिए एवं स्वनियंत्रित होते हैं, उन पर अलग से नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात इनसे काम करवाने के लिए दंड, भय आदि की आवश्यकता नहीं है, प्रताड़ना आदि शक्तियों का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर इनसे और अधिक अच्छा काम करवाने के लिए जैसे पुरस्कार है आदि का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये स्वप्रेरित एवं स्वनियंत्रित होते हैं। इन कर्मचारियों से कार्य कराने के लिए संगठन को ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वप्रेरित होते हैं। ये कर्मचारी अपनी क्षमता एवं योग्यता जो उनमें है, क्षमता एवं योग्यता का अधिकतम सदुपयोग करना चाहते हैं, यानी कि पसंद करते हैं कि उनमें जितनी भी क्षमता है या जितनी कार्य करने की योग्यता है उसका अधिक से अधिक सदुपयोग संस्था के हित में हो, ऐसी इनकी इच्छा होती है, ऐसा ये सोचते हैं। तो ये कर्मचारी अपनी क्षमता और योग्यता का अधिकतम सदुपयोग करना चाहते हैं। सातवां पॉइंट है, ये केवल आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य नहीं करते, अर्थात ये केवल वेतन पाने के लिए या वित्तीय कोई जो पारिश्रमिक है केवल उसी के लिए कार्य नहीं करते हैं, अपितु ये स्वप्रेरित होने के कारण यहाँ इनमें स्वाभिमान और आत्मविश्वास की भावना होती है। तो यह केवल आवश्यकताओं की, जो आधारभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति हेतु कार्य नहीं करते, यानी कि इनकी भी आधारभूत आवश्यकताएं होती है, ये चाहते हैं इनकी भी पूर्ति हो, लेकिन केवल इतना ही नहीं है, इसके अलावा ये स्वाभिमान एवं आत्मविश्वास हेतु भी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हमने वाई विचारधारा को पढ़ा जो एक्स विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है, और इसमें मानवीय संसाधनों के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत किया जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, ये कर्मचारी कार्य को स्वाभाविक एवं सहज क्रिया मानते हैं, ये नवीन विधियों और परिवर्तनों का स्वागत करते हैं, विरोध नहीं करते, ये महत्वाकांक्षी होते हैं तथा उत्तरदायित्व को आगे आकर पहल कर और उसे स्वीकार करना पसंद करते हैं। ये कर्मचारी कल्पनाशील होते हैं और सृजनशील होते हैं। पांचवा, ये स्वप्रेरित एवं स्वनियंत्रित होते हैं। छठा है, ये कर्मचारी अपनी क्षमता एवं योग्यता का अधिकतम सदुपयोग संस्था के हित में करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये केवल आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य नहीं करते हैं, अपितु स्वाभिमान एवं आत्मविश्वास की भावना से कार्य करते हैं। हम अभिप्रेरणा की विचारधाराओं में अगली जो विचारधारा है और ये अंतिम है, हम पढ़ने जा रहे हैं विलियम ओची की जेड विचारधारा। ये आपने जो तीन विचारधाराएं पढ़ी इनसे बिल्कुल हटकर है और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से विलियम ओची ने इस विचारधारा को आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसको बताया है। आप बहुत अच्छे से इसको सुनिए और समझिएगा। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका प्रतिपादन का श्रेय अमेरिकन प्रबंध शास्त्री रहे विलियम जी ओची को जाता है। इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज में सन 1981 में इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। एक बार फिर से सुनिए, ये अमेरिकन प्रबंध शास्त्री है और इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज में सन 1981 में इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। और इस विचारधारा में उन्होंने क्या प्रस्तुत किया, एक बार सुनिएगा। इन्होंने इस विचारधारा के लिए जापानी और अमेरिकन जो प्रबंध प्रणाली है इनका तुलनात्मक अध्ययन किया और तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, ये पाया, ये बताया कि जापानी प्रबंध प्रणाली अमेरिकी प्रबंध प्रणाली की तुलना में ज्यादा बेहतर है, ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा अच्छी है। क्यों है?
क्योंकि इन्होंने जो विश्लेषण किया, जो अपना रिजल्ट दिया, वो आपको अभी हम आगे बताएंगे। इसका आधार था, इसका आधार ये जो आप जैन विचारधारा पढ़ रहे हो, इसमें जापानी प्रबंधन प्रणाली इन बातों पर आधारित है: विश्वास, मर्मज्ञता और आत्मीयता। सुनिएगा, इसका आधार क्या है? विश्वास, कि अधिकारी और कर्मचारी एक दूसरे पर विश्वास करें। मर्मज्ञता, कि मानव के साथ मानवीय जैसा व्यवहार किया जाए। और एक आत्मीयता, की जुड़ाव, आत्मा से जुड़ाव हो। तो इस प्रकार से विश्वास, मर्मज्ञता और आत्मीयता इसका आधार बने हैं। देखिए इन्होंने इस विचारधारा में क्या तथ्य प्रस्तुत किए, क्यों इन्होंने जापानी प्रबंध प्रणाली को अमेरिकी प्रबंध प्रणाली की तुलना में अधिक अच्छी बताई है, बेहतर साबित की है। इन्होंने बताया, जो पॉइंट बताए वो ध्यान से सुनिए। प्रथम है आजीवन रोजगार योजना। आजीवन रोजगार योजना का अर्थ समझिएगा बेटा जी। आजीवन रोजगार योजना में इन्होंने स्पष्ट किया है कि जापान में जो प्रबंध प्रणाली है उसका एक नियम है। जापानी लोग प्रबंध प्रणाली में किसी कर्मचारी का चयन बहुत ही कठोरता से करते हैं, यानी कि उसे बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना होता है, तब कोई जाकर चयन होता है जापानी कंपनी में। लेकिन अगर किसी कर्मचारी का एक बार चयन कर लिया जाता है तो उसको रोजगार से हटाया नहीं जाता, भले ही उसको काम करना नहीं भी आए या उसकी काम करने की इच्छा न भी हो। उसे एक अवसर, एक क्या यूं कहें कि बार बार उसे कई अवसर दिए जाते हैं कार्य सीखने, समझने और करने के लिए। तो आजीवन रोजगार योजना में इसमें बताया हुआ है कर्मचारियों को जीवन पर्यंत रोजगार दिया जाए, जब तक वो जिएंगे, जीवन पर्यंत। जापानी संस्था में एक बार चयन होने के बाद मंदी काल के दौरान भी, जब मंदी के दौर से कंपनी गुजर रही है, उस दौरान भी किसी कर्मचारी की छटनी या जबरन छुट्टी नहीं की जाती है। संस्थाएं अपने हानि उठाकर भी, घाटा उठाकर भी उन कर्मचारियों को बनाए रखती है। इससे कर्मचारी संगठन के प्रति वफादार बनते हैं, छटनी नहीं होती है यहाँ पे। तो ये प्रथम था, आजीवन रोजगार योजना अपनाई जाती है अधिकांश जापानी कंपनियों में। दूसरा, मंद गति से मूल्यांकन एवं पदोन्नति। ध्यान से सुनिए, कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है और उसी के आधार पर पदोन्नति होती है। लेकिन जापान की जो प्रबंध प्रणाली है, इसमें कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन है वो मंद गति से होता है। मंद गति से होने का मतलब ये है कि जब कर्मचारी किसी कंपनी में नियुक्त होते हैं और कार्य कर रहे हैं, तो उनके कार्यों का प्रथम मूल्यांकन, कि वो कार्य किस ढंग से कैसे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उनके कार्यों का प्रथम मूल्यांकन 1-2 वर्ष में नहीं होकर 1 से 2 वर्ष में नहीं होकर 10 वर्ष बाद होता है, 10 वर्ष पश्चात होता है। उनके कार्य का प्रथम मूल्यांकन 10 वर्ष बाद होता है और उसी के आधार पर पदोन्नति का निर्णय लिया जाता है। तो जापान प्रबंध प्रणाली में मंद गति से मूल्यांकन होता है और पदोन्नति है वो मंद गति से की जाती है। और ये इसमें बताया कि वे दीर्घकालीन है कि 10 वर्षों की सेवा के पश्चात अपने कर्मचारियों का प्रथम मूल्यांकन करते हैं। पहला मूल्यांकन 10 वर्ष बाद होता है और तभी उसकी पदोन्नति का निर्णय लिया जाता है। अगर उसने अच्छा काम किया है 10 वर्षों में तो उसको पदोन्नति दी जाती है, अन्यथा नहीं दी जाती। तो ये मंद गति से मूल्यांकन एवं पदोन्नति। तीसरा है जीवन वृद्धि पथ। जीवन वृद्धि पथ, ध्यान से सुनिएगा, जीवन वृद्धि यानी कैरियर से रिलेटेड बात है कि जो कर्मचारी अपने यहाँ काम कर रहा है वो आगे अगर और किसी संस्था में जाना चाहे और तो भी उसको हम ऐसे जीवन वृद्धि पथ पर आगे बढ़ाएं ताकि वो और अधिक अच्छा कार्य कर सके। तो जापान में प्रबंधकों की विशेषज्ञता पर अधिक बल नहीं दिया जाता। यह विचारधारा यह मानती है कि कर्मचारियों के जीवन वृद्धि पथ का निर्माण गैर विशिष्टीकृत आधार पर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? गैर विशिष्टीकृत आधार ये है कि किसी एक कार्य में ही निपुण न बनाकर व्यक्ति को एक से अधिक कार्यों में निपुण बनाना चाहिए। उसे अनेक विभागों में बार बार भेजकर, यानी कि कार्य परिवर्तन कर कर, कार्य बदलते रहकर, बदलकर फिर उनको जीवन वृद्धि पथ का निर्माण उनके लिए करना चाहिए ताकि उन्हें एक से अधिक कार्यों का नॉलेज यानी कि जानकारी प्राप्त हो और वो अच्छा काम कर सके। तो ये जीवन वृद्धि पथ। इसी प्रकार है मानवीयता पर बल। देखिएगा, मानवीयता पर बल इसमें बताया गया है। यह विचारधारा स्पष्ट करती है कि प्रबंधकों को कर्मचारियों पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए, पूर्ण रूपेण। ये जो विचारधारा है ये बताती है उन्हें अपने कर्मचारियों का ध्यान केवल अपने कार्य स्थल पर ही नहीं रखना चाहिए।
बल्कि अपने कर्मचारियों का ध्यान उनके परिवार, उनके घर और साथ साथ उनके जो रुचि है, महत्वाकांक्षाएं हैं, इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए एवं कर्मचारियों के साथ सदैव मानवीयतापूर्ण व्यवहार उनको करना चाहिए। तो ये है मानवीयता पर्व। प्रथम वो कर्मचारी को कर्मचारीवाद में पहले मानव मानती है और न केवल उनका ध्यान उनकी इच्छाओं की पूर्ति केवल कार्यस्थल पर होती है, बल्कि साथ ही साथ उनके परिवार, इसी के साथ उनकी रुचि आदि का भी ध्यान रखा जाता है ताकि कर्मचारी को संतुष्ट रखा जा सके। अब है सामूहिक निर्णय। सामूहिक निर्णय देखो, मिलजुल कर जो निर्णय लिया जाता है वो संतुलित निर्णय होता है। जहां कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं, उस कार्य के दौरान आने वाले परेशानियों को उन कर्मचारियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए जापान प्रबंधन प्रणाली में जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है तो कर्मचारियों के एक छोटे वर्ग को प्रबंध की जो सदस्य की टीम होती है उसमें शामिल किया जाता है ताकि उनसे राय मशवरा करके सामूहिक निर्णय लिया जाए, जिससे क्या होगा कि कर्मचारियों द्वारा सलाह के माध्यम से जो निर्णय लिया जाएगा तो अन्य कर्मचारियों को ऐसे नहीं लगेगा कि उन पे ये निर्णय थोपा जा रहा है, बल्कि वो संतुलित निर्णय होगा और उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। छठा है मानवीय संसाधन विकास। मानवीय संसाधन विकास का तात्पर्य ये है कि किसी संस्था में जो मानव संगठन काम कर रहा है, मानवीय संसाधन उसके कार्यों में, उसकी कार्य क्षमता में, उसकी योग्यताओं में वृद्धि होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जो कंपनी है जापानी प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत अपने कर्मचारियों के लिए उचित मात्रा में शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था के माध्यम से अपने मानव संसाधनों का वो दिन प्रतिदिन विकास करने पर लगे हुए हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, नई नई जो तकनीक है उनसे अवगत कराते हैं, नई तकनीक के अनुसार उन्हें उनमें छिपी हुई जो क्षमता है, जो योग्यता है, उनको उजागर करने का प्रयास करते हैं ताकि इससे मानव संसाधन का विकास हो सके, जिससे संस्था को फायदा होगा। सातवां है अनौपचारिक नियंत्रण। देखिए, एक तो होता है औपचारिक नियंत्रण। औपचारिक नियंत्रण होता है कि जो नियमों के अनुसार नियंत्रित किया जाए, वो औपचारिक नियंत्रण होता है। एक अनौपचारिक नियंत्रण होता है जिसके अंतर्गत प्रबंधक अपने कर्मचारियों से अनौपचारिक संबंध स्थापित करते हैं, अनौपचारिक संबंध बनाते हैं, जैसे उनके मित्र बनना। तो मित्र बनते हैं, उनके परिवार का हिस्सा बनते हैं, जिससे उनको नियंत्रित करने के लिए औपचारिक नियंत्रण जो तकनीक है उनको काम में नहीं लेना पड़ता, बल्कि उनका नियंत्रण वो अनौपचारिक रूप से किया जा सकता है समझाते हुए। तो ये जो आपने 7 पॉइंट पढ़े, आजीवन रोजगार योजना, मंद गति से मूल्यांकन एवं पदोन्नति, जीवन प्रतिपद, मानवीयता पर बल, सामूहिक निर्णय, मानव संसाधन विकास और अनौपचारिक नियंत्रण, ये उस अध्ययन का पूरा एक परिणाम है जो उन्होंने जापानी और अमेरिकी जो प्रबंध प्रणाली है इनका तुलनात्मक अध्ययन किया और इस आधार पर इन्होंने जापानी प्रबंध प्रणाली को अमेरिकन प्रबंध प्रणाली की तुलना में बेहतर बताया और पाया, और इसका आधार बनाया विश्वास, मर्मज्ञता एवं आत्मीयता। और ये सारे इन्होंने जो अपने परिणाम प्रस्तुत किए वो इस आधार पर प्रस्तुत किए। इनके आधार पर जापानी प्रबंध प्रणाली को अमेरिकी तुलना में ज्यादा इन्होंने बेहतर बताया है। तो ये आपने पढ़ा विलियम ओची की जेड विचारधारा। आपका होमवर्क ये होगा कि आज आपने 2 थ्योरी पढ़ी है, 2 विचारधाराएं पढ़ी है। एक आपने पढ़ी है विलियम जी ओची की जेड विचारधारा जो अभी आप पढ़ रहे हो, एक आपने पढ़ी मैकग्रेगर की एक्स वाई विचारधारा। तो इन सबको आपको फिर नोटबुक में नोट करना है और साथ ही साथ एक तो आपको तुलना करनी है एक्स और वाई विचारधारा, दोनों में तुलना करनी है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है। साथ ही साथ जो विलियम जी ओची की विचारधारा है इसमें ये जो प्रत्येक पॉइंट आपको बताए हैं इनका वर्णन करना है, इनको अच्छे से आपको लिखना है। और साथ ही साथ इस बुक का नाम याद रखना है कि विलियम जी ओची ने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें उन्होंने जेड थ्योरी प्रस्तुत की, उस पुस्तक का नाम बताइए। तो ये नाम होगा हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज। और इन्होंने ये पुस्तक कब लिखी? 1981 में, और इसी में इन्होंने जेड विचारधारा का प्रतिपादन किया। इस प्रकार से आपको होमवर्क करना है। धन्यवाद।